जैसे जैसे डेफिसिट मैनेजमेंट पे जो आपका वर्कबुक है, आप उसी वर्कबुक को फॉलो करेंगे तो आपका पीटी की भी तैयारी पूर्ण हो जाएगी और आपका मेंस का बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब हम लोग मेंस का नोट्स बनाएं तो आप वर्कबुक को ही फॉलो कीजिए और वर्कबुक के पॉइंट्स को ही आप संजोइए, श्रृंखलाबद्ध कीजिए, उसको सीरीज में रखिए। फिर अपने आप आपका आंसर तथ्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ, निष्कर्ष के साथ, कॉन्क्लूजन के साथ आपका आंसर तैयार हो जाता है और नोट्स भी आपका तैयार हो जाता है। तो चलिए हम लोग डेफिसिट मैनेजमेंट या घाटा प्रबंधन का दूसरा भाग देखते हैं और इसमें हम लोग चर्चा चालू करते हैं सकल राजकोषीय घाटा से, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है क्या? सकल राजकोषीय घाटा है क्या? जब सरकार की व्यय सरकार की आय से ज्यादा हो जाए तो घाटा है। यानी when the government's expenditure is more than the government's income, तब उस स्थिति को हम लोग ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब देखिए एफआरबीएम अधिनियम जो आपका सकल राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन 2003 का अधिनियम कहता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 ये कहता है कि बिहार का जो जीएसडीपी है, बिहार का जो सकल राज घरेलू उत्पाद है, उसके 3% तक ही सकल राजकोषीय घाटा होना चाहिए। मान लीजिए एफआरबीएम अधिनियम यह कहता है कि सकल राजकोषीय घाटा आपके यहां 100 रुपया है, तो अच्छा वित्त व्यवस्था तभी कहलाएगा जब आप 3 रुपये के घाटा में जाएंगे। तो एफआरबीएम जीएसडीपी के आधार पर, सकल राज घरेलू उत्पाद के आधार पर राजकोषीय घाटा का जो सीमा 3% निर्धारित करती है। मीन्स इन टर्म्स ऑफ जीएसटीपी, इन टर्म्स ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, योर जीएफडी, योर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट cannot be more than 3%। अब इसके आधार पर आप देखेंगे कि बिहार का जो राजकोषीय घाटा है 2017-18 में और 2018-19 में बिहार का जीएफडी, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट या सकल राजकोषीय घाटा 2017-18 में, वित्तीय वर्ष 2017-18 में और 2018-19 में, दोनों ही वर्षों में ये 3% से नीचे था। और आपका बिहार में 2014-15 से, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेके 2016-17 तक ये 3% का जो सीमा एफआरबीएम लगाई थी, बिहार का जो जीएफडी था, बिहार का जो राजकोषीय घाटा था, थोड़ा सा ऊपर चला गया। इट मार्जिनली वेंट ओवर, थोड़ा सा। और 2019-20 के बजट में सकल राजकोषीय घाटा को सकल राज घरेलू उत्पाद का
2.81% रहने का अनुमान है। मीन्स वर्ष 2019-20 के बजट में इसके राज घरेलू उत्पाद का 2.81% रहने का अनुमान है। मीन्स इट इज बजटेड टू बी 2.81% ऑफ जीएसडीपी इन 2019-20। तो खुद ये बता रहा है कि बिहार में बहार है, राजकोषीय जो घाटा है एक सीमा के भीतर ही है। अब हम लोग ये जो डाटा है, ये जो तथ्य है, इसको मेंस के आधार पर इससे हम लोग का क्या निष्कर्ष निकलता है। आप वर्कबुक के अकॉर्डिंग चलिए, आपका नोट्स एकदम वर्कबुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आपको मेल या व्हाट्सएप कर दिया गया है। तो पहला कंक्लूजन या पहला निष्कर्ष ये है कि बिहार में जो सकल राजकोषीय घाटा है उसको यदि आप अन्य राज्यों से तुलना करेंगे तो यहां पे ये कम स्तर पे है। जीएफडी इन बिहार इज लोअर देन मेनी अदर मेजर स्टेट्स। माने जो प्रमुख राज्य हैं उनसे यदि बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार की जीएफडी, बिहार की सकल राजकोषीय घाटा कम स्तर पे है। यदि इसी चीज को आप चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा ये कहती है कि कितना पैसा में होगा, कितना संख्या में होगा, तो यदि लिखना चाहें तो आप लिख ले, नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट कर ले कि 2018-19 में ये 13,807 करोड़ था। इन 2018-19 इट वॉज 13,807 करोड़ और 17-18 से ये कम हो गया। 17-18 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा जो है जीएफडी था वो था 14,305 करोड़। तो 17-18 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा जो था वो था 14,305 करोड़ और 2018-19 में ये घट के 13,807 करोड़ हो गया। तो बिहार में सकल राजकोषीय घाटा जीएफडी जो है निश्चित रूप से कम स्तर पे रहा और इसको यदि तुलनात्मक यदि कंपेयर करते हैं दूसरे राज्यों से तो भी यहाँ का स्तर कम रहा। इसका मतलब ये है कि बिहार में वित्तीय व्यवस्था सही है, विवेकपूर्ण है। यू कैन टर्म इट एज फिस्कल प्रूडेंस। अब चलते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। देखा गया कि बिहार में जो है साथ साथ यदि बाकी का डाटा देखेंगे तो दूसरा पैरामीटर, दूसरा आधार रखिएगा कि 2018-19 में राजस्व अधिशेष घट गया था। हम लोग बात किए थे तुरंत पिछले क्लास में और पहले की क्लास में भी बात किए थे कि 2017-18 के तुलना में 2018-19 में बिहार का राजस्व अधिशेष, बिहार का रेवेन्यू सरप्लस, बिहार के पास जो अतिरिक्त पैसा था वो उसका स्तर घट गया था 2018-19 में। तो 2018-19 में यदि घटा बिहार का राजस्व अधिशेष तो बिहार जो है पूंजी निर्माण पे भी कम पैसा खर्च कर दी। मैंने यू कैन सी अ डिक्लाइन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राजस्व अधिशेष 2018-19 में कम होता है, आपके पूंजीगत व्यय में भी ये कमी आती है और इसीलिए हम लोग जो है सकल राजकोषीय घाटा को कम स्तर पे रख पाए हैं। तो पहला जो आपका निष्कर्ष है कि बिहार में सकल राजकोषीय घाटा कम स्तर पे है। यदि बिहार में आप 2017-18 और 2018-19 की तुलना करेंगे तो
और बिहार को यदि दूसरे राज्यों के साथ भी तुलना करेंगे तो भी यहाँ का सकल राजकोषीय घाटा कम स्तर पे है। अब सवाल ये उठता है कि इतना अच्छा वित्त व्यवस्था बिहार कैसे की? तो बिहार इसका अच्छा वित्त व्यवस्था इसलिए कर पाई कि जहां बिहार का राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस घटा, बिहार तुरंत ही पूंजीगत परिव्यय, पूंजी निर्माण पे जो पैसा खर्च होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, उसको भी कम कर दी। तो यहाँ पे सकल राजकोषीय घाटा कम हुई, राजस्व अधिशेष भी कम हुई और पूंजीगत परिव्यय भी कम हुई। ये एक और आपका निष्कर्ष निकलता है। इस पॉइंट को समझ में आया कि नहीं? अब बताइए, ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? तो आगे बढ़े। ठीक है, अब तीसरा निष्कर्ष है जो कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि यहाँ जीएसडीपी के आधार पर, सकल राजकोषीय घाटा के आधार पर आपका यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद को यदि आधार लेते हैं, यहाँ पे यदि आप जीएसडीपी का आधार लेते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आधार लेते हैं, तो 2017-18 में, 2018-19 में सकल राजकोषीय घाटा 3% जो कि एफआरबीएम का सीमा है उससे कम रहा। और 2019-20 में भी ये अनुमान लगाया गया है कि ये 2.81% रहेगा। अब देखिए चौथा निष्कर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, चौथा निष्कर्ष कि बिहार में जो पूंजीगत परिव्यय है, ये टेक्निकल शब्द है पूंजीगत परिव्यय, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कैपिटल आउटले या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो पूंजी निर्माण के लिए जो पैसा खर्च होता है बिहार में, वो पैसा आता है आपके राजस्व अधिशेष से, रेवेन्यू सरप्लस। तो बिहार में पूंजी निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है, पैसे का मुख्य स्रोत क्या है? और इसको यदि टेक्निकल शब्द में आप यदि मेंस के आंसर में लिखेंगे, ये नहीं लिखिएगा कि पूंजीगत परिव्यय का मुख्य स्रोत ये है, आप लिखिएगा पूंजीगत परिव्यय का टेक्निकल शब्द लिखिएगा वित्तीयन, वित्तीयन, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। आपके पीटी के क्वेश्चन पेपर में भी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आएगा, वित्तीयन आएगा। तो राजस्व अधिशेष यदि ज्यादा होता है तो पूंजीगत परिव्यय भी ज्यादा होगा, क्योंकि राजस्व अधिशेष ही पूंजीगत परिव्यय का या पूंजीगत परिव्यय का सबसे बड़ा हिस्सा का वित्तीयन राजस्व अधिशेष से ही होता है। रेवेन्यू सरप्लस इज अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द कैपिटल आउटले। और अभी तक ये देखा गया है कि जैसे जैसे बिहार में राजस्व अधिशेष बढ़ा है, पूंजीगत परिव्यय भी बढ़ा है, जैसे जैसे रेवेन्यू सरप्लस घटा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी घटा है, पूंजीगत परिव्यय भी घटा है। अब देखिए, मान लीजिए आज लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधियां उतनी नहीं चल रही है, तो हम लोग यदि हम लोग मकान बनाने का सोच रहे हैं, फ्लैट बनाने का सोच रहे हैं, जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो उस पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन खाने पे, कपड़ा पे, पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करेंगे। उसी तरह बिहार में जब राजस्व अधिशेष बढ़ा तो पूंजी निर्माण हुआ, रेवेन्यू सरप्लस बढ़ा तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब रेवेन्यू सरप्लस घट गया, जो कि आर्थिक सुस्ती का दौर आ चुका है, आर्थिक मंदी का दौर आ चुका है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है
किसी भी अर्थव्यवस्था में, और बिहार में भी यही होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि बिहार जो है पूंजीगत निर्माण पे, कैपिटल फॉर्मेशन पे पैसा उतना नहीं खर्च करेगी, लेकिन सामाजिक मद पे पैसा खर्च करना जरूरी हो जाएगा, भौतिक संरचना पे खर्च करना जरूर हो जाएगा। मीन्स बिहार गवर्नमेंट हैज़ टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे स्थिति में हॉस्पिटल पे खर्च करना जरूरी हो जाएगा, गरीबों को अनुदान देना जरूरी हो जाएगा। तो ये पैसा आता कहाँ से है? जब आपके पास राजस्व अधिशेष घट जाए, ठीक है, आप पूंजीगत परिव्यय मत करें, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करें, लेकिन सामाजिक आधार पर, सामाजिक मद पर, भौतिक अधिसंरचना पर, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार जो है उधार लेती है ना, मुख्य स्रोत उधार बन जाता है। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिकम्स बोरोइंग्स। तो सरकार जो है लोन लेना चालू कर देती है जब राजस्व अधिशेष कम होता है और सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना पर व्यय करना पड़ता है। और ऐसे स्थिति में आपका उधार एक वित्तीयन का, है ना, उधार ही वित्तीयन का मुख्य स्रोत बन जाता है। तो देखा गया है कि ऐसे स्थिति में जब सकल राजकोषीय घाटा होता है, जब ऐसे स्थिति में जब आर्थिक मंदी का दौर हो, जब इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है और बिहार में आपका जब राजकोषीय घाटा दर्ज हुआ हो, बिहार में जब आपका डेफिसिट मैनेजमेंट दर हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में देखा गया है कि राजकोषीय घाटा यदि आपके यहाँ है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऋण ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है लोन ले चुके हैं। अब हमारा सवाल ये उठता है, ये निष्कर्ष हुआ कि आपके यहाँ राजकोषीय घाटा कब कब कैसे कैसे होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो आपके यहाँ सकल राजकोषीय घाटा होता है, जो आपके यहाँ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको पूरा कैसे किया जाता है, कैसे खर्चा चलाया जाता है? तो अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंसिंग ऑफ जीएफडी, हिंदी में बोलते हैं सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन। तब हमारा नया टॉपिक आ जाता है सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन, फाइनेंसिंग ऑफ जीएफडी। तो ये आपके वर्कबुक में ये जो हेडिंग डाला गया है, और इस पे यदि हम लोग देखें कि जब सकल राजकोषीय घाटा होता है आपके यहाँ, तो बिहार सरकार दो काम करती है। एक लोन लेती है, उधार लेती है ना, जिसको कि आप लोन को हिंदी में टेक्निकल शब्द में कहते हैं शुद्ध ऋण ग्रहण, शुद्ध ऋण ग्रहण, है ना, जिसको कि आप अंग्रेजी में नेट बोरोइंग कहते हैं। तो सकल राजकोषीय घाटा का वित्तीयन बिहार में दो तरीके से होता है। एक होता है नेट बोरोइंग, जिसको कि टेक्निकली हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुद्ध ऋण ग्रहण, और दूसरा जो स्रोत होता है, दूसरा जो आपके आधार होता है, उसको हम लोग कहते हैं लोक लेखा से पैसा लेना, मीन्स बोरोइंग या नेट बैलेंस ऑफ पब्लिक अमाउंट। पब्लिक अकाउंट से, यदि पब्लिक से राजस्व में यदि पैसा खर्च हुआ, तो आप किसी न किसी डिबेंचर से, बॉन्ड से आप पब्लिक से पैसा उठाते हैं कि आपको 5 साल बाद दे दिया जाए, या आपके यहाँ जो संचित निधि होता है, जो आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है सरकार का, उससे पैसा लिया जाता है। तो जब ऐसे मद से पैसा लेते हैं,
तो उसको बोला जाता है अंग्रेजी में नेट बैलेंस ऑफ पब्लिक अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं लोक लेखा। तो बिहार में सकल राजकोषीय घाटा का वित्तीयन आपका शुद्ध ऋण ग्रहण यानी लोन से, उधार से लिया होता है, और दूसरा होता है लोक लेखा से। एक होता है नेट बोरोइंग और दूसरा होता है नेट बैलेंस ऑफ पब्लिक अकाउंट। इसका यदि हम लोग मत देखें तो बिहार में आपका 2018-19 में जो घाटा का वित्तीयन हुआ है, जो घाटा का जो पूर्ति हुआ है, वो 82.8%, 82.8% आप जो हैं लोन लिए हैं, नेट बोरोइंग है, वो आपका शुद्ध ऋण ग्रहण है। और जो 18% जो आपका हिस्सा है घाटा का, वो आप लोक लेखा से लिए हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? और यही चीज 2017-18 में जो है ऋण से शुद्ध ऋण ग्रहण जो है बिहार में 59.5% हुआ है, और लोक लेखा से 40% हम लोग लिए हैं। 2019-20 में भी अनुमान लगाया गया है कि यदि राजकोषीय घाटा होता है तो इस पैसे की भरपाई जो है ये आपका शुद्ध ऋण ग्रहण से होगा, नेट बोरोइंग से होगा। तो हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आपके यहाँ सकल राजकोषीय घाटा होता है तो ऐसे स्थिति में ये घाटा का भरपाई कहाँ से होगा? तो ऐसे स्थिति में घाटा का भरपाई आपका नेट बोरोइंग या शुद्ध ऋण ग्रहण, जिसको आम भाषा में उधार लेना कहते हैं, और दूसरा होता है आपका नेट बैलेंस ऑफ पब्लिक अकाउंट, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं लोक लेखा, और आम भाषा में संचित निधि से या डायरेक्ट पब्लिक से जाके पैसा उठाना उसको कहते हैं। तो ये दो मुख्य तरीका होता है जिसके कारण आपके यहाँ सकल राजकोषीय घाटा का वित्तीयन होता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये दो तरीका है, लेकिन बिहार में 17-18 में तीसरे तरीके से भी सकल राजकोषीय घाटा को पूर्ति किया गया है। वो तरीका क्या था? तो हरेक सरकार को आरबीआई में, भारतीय रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नगद बैलेंस, नगद जो है शेष रखना पड़ता है, कैश बैलेंस रखना पड़ता है आरबीआई में। तो 2017-18 में सकल राजकोषीय घाटा का जो वित्तीयन हुआ था, आपका जीएफडी का जो फाइनेंसिंग हुआ था, बिहार सरकार क्या की कि भारतीय रिजर्व बैंक में जो 68 करोड़ रुपए थे नगद शेष, आरबीआई में जो 68 करोड़ रुपीस कैश बैलेंस थे, नगद शेष था, उसको निकाला गया और उससे जो है राजकोषीय घाटा को पूर्ति किया गया। तो ये है आपका सकल राजकोषीय घाटा का वित्तीयन। तो इससे हमारा डेप्ट, बिहार का डेप्ट मैनेजमेंट, बिहार का घाटा प्रबंधन आपका पूर्ण होता है। और इसको जैसे कि आपके नोट्स में, जैसे कि आपके वर्कबुक में दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले डेफिसिट मैनेजमेंट पे देखेंगे। डेफिसिट मैनेजमेंट में क्या क्या 4 पॉइंट है, फिर हम लोग जीएफडी का शीर्षक लेंगे, सकल राजकोषीय घाटा का शीर्षक लेंगे, इसमें फिर 17-18, 18-19, 19-20 का डाटा देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे और अंत में देखेंगे कि आपके यहाँ यदि राजकोषीय घाटा होता है तो उसका वित्तीयन कैसे होता है, आपका इसका पूर्ति कैसे होता है। तो ये पूरी तरह ये क्लास समझ गए तो ये डेफिसिट मैनेजमेंट का टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। जो इकोनॉमिक्स आपके लिए हवा लगता था वो हम लोग साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में समझ गए।